हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आज आप लोग अपने स्कूल में मंथली एग्जाम जुलाई महीना वाला एग्जाम देकर आ रहे हैं ना। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे आप लोगों ने पूरा का पूरा आंसर एकदम सही दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिला लेते हैं और पूरा का पूरा यानी आंसर की जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। 100% शुद्धता की गारंटी बीबी आंसर की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जी हाँ, बीबी बोले तो बोर्ड बाबा। हाँ, 100% शुद्धता इसलिए बाबू कि एक को आंसर आपको गलती नहीं मिलेगा, बस देखते जाइए। इसी तरह से प्रत्येक महीना वाला एग्जाम का आपके पास पूरा का पूरा आंसर की होगा। और तो चल ही रहा है पूरा का पूरा सिलेबस। आप लोग इस बार एग्जाम में पूरा का पूरा गर्दा उड़ाने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं हम लोग। पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद से पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, यानी जितना क्वेश्चन सर लिखने वाला था ना सबका सब क्लियर करेंगे। आइए, और हाँ, आपने अपने एग्जाम में कौन सा आंसर टिक किया है आप भी साथ साथ बताते चलिए कि हमने इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर टिक किया। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है बाबू, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? क ध्वनि माने कहाँ से आता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? क्या टिके हैं बाबू? कंठ होगा। एकदम तेजी में टिक करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। देखिए इसी में कहीं दिया होगा, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वाराणसी कौन सी संज्ञा है? वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है बाबू, वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, चलिए देखते जाइए एक एक क्वेश्चन। बस सर्वनाम का भेद है, यानी कहीं 4 को भेद दिया है, आपको बताना है सर्वनाम का कौन सा भेद है। ओके, जातिवाचक ये तो संज्ञा है, गुणवाचक ये तो विशेषण है, भाववाचक यो संज्ञा है। तो 3 गो ऑप्शन है नहीं है, तो चौथे में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक ये सर्वनाम है। अगला है बाबू, क्लिनिक। क्लिनिक शब्द में मतलब कौन सा लिंग है? क्लिनिक कौन सा लिंग है हमें ये बताना है। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? याद रखिएगा, जो क्लिनिक है ना बाबू स्त्रीलिंग है। आपके एग्जाम में कहीं भी आए तो आपको स्त्रीलिंग टिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किस में आता है बताइए? किस में आता है? वचन में आता है बाबू। भाई पुलिस टिक भाई पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पेपर नहीं है, ये बच्चों का पेपर है, उन लोगों ने टिक किया है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कार्य? देखिए कमरे से बाहर गया, कमरे से बाहर जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो कमरे को छोड़ दिया। अपदान से जुदाई पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई पढ़े हैं ना, वही वाला है। तो अपदान किधर है? तो अपदान से जुदाई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है समजोड़ गठन। अब ये क्यों है? जब इसका थ्योरी वाला जब पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए सब, ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में कोई भी देखिएगा तो यहाँ पे हलंत रहता है। ओके, तो हलंत की वजह से यही वाला सही हो जाएगा, बाकी किसी में है नहीं ना है, तो समजोड़ गठन। आगे बढ़ते हैं। 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत विशेषण में देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण का वो सबसे बड़ा तरीका है। अच्छा, घी कौन सा संज्ञा है? द्रव्य संज्ञा है, सभी को पता है ना। तो द्रव्य का संज्ञा के साथ जो लगा रहेगा, माने जैसे 2 सेर घी, 2 लगा है ना, घी लगा है, घी यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो ढूंढ लीजिए परिमाणवाचक विशेषण कहाँ है, तो परिमाण बोधक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण जानते हैं ना, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अत्यंत, अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? बाबू शुद्ध वाक्य पर हमेशा ध्यान से टिक कीजिएगा। ओके, देखिए दिया है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, नहीं ये भी गलत है। आगे देखिएगा, तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है, ये लग रहा ना सही है, लेकिन इसके भी जिस दिन सिलेबस पढ़ाया जाएगा ना आपको, उस दिन देखिएगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये जो लास्ट आप देख रहे हैं ना, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ये वाला इसका मतलब शुद्ध वाक्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तूती बोलना प्रभाव जमाना। मुहावरा है, तूती बोलना प्रभाव जमाना। ऐसे भी आप तीनों पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि यही होगा, प्रभाव जमाना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार शब्द का पर्यायवाची क्या है? अंधकार शब्द का पर्यायवाची तम है। हमेशा याद रखें, पर्यायवाची मतलब एक से अधिक जो नाम होते हैं, एक से अधिक जो उसमें शब्द बनाए जाते हैं, वही तो अंधकार में तम भी आता है। अंधियारा होता है, तम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, एक ही उदर से जन्म लेने वाला, अनेक शब्द के बदले एक शब्द है ये टॉपिक। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है सहोदर। याद कर लीजिएगा, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। अगला है, मिलन शब्द का विलोम। विलोम माने उल्टा, विपरीतार्थिक शब्द। उल्टा शब्द क्या है? विरह। विरह के आग में जल रहे हैं, हाय हाय हाय। यानी कि मिलन हुआ था, अब जुदा हो गए हैं, तो विरह हो गए हैं, आगे यानी विरह होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कोलार कर्नाटक में हुआ था। ओके, ये दही वाली मंगम्मा पाठ का है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी के वर्णिका भाग 2 का पूरा 5 लेसन, पूरा लाइन बाय लाइन, पूरा सब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव, सबका सब पढ़ाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा बाबू, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। यह किसने कहा था? यह मंगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मंगम्मा ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? ये प्योर ब्रज भाषा में लिखते हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखते हैं। ओके, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? जाति प्रथा के कारण। तो आप इस जाति के हैं तो आपका जाति तय हो गया, अभी पैदा नहीं हुए तब तय हो गया। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा वाला चैप्टर पढ़े हैं ना, तो खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना। नानकाना साहब कहलाता है। ओके, अगला काव्य खंड का भी बहुत पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया गया है, जाइए ढूंढिए, सब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे, यानी इन मुसलमानों पे हरिजन वार, से उन्होंने कहा था। पाठ में देख लीजिएगा, कोटिन हिंदू वारिय, कोटिन हिंदू वारिय किन्होंने कहा था? यानी रसखान जी के, याद रखिएगा, रसखान जी के कविताओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिय। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि हमारे घनानंद जी हैं, जो रीति युग में रीति मुक्त कविताएं लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आगे देखिए, किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसको? वारेन हेस्टिंगन को, वारेन हेस्टिंगस को मिला था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने, जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह किसने कहा था? तो खोखा वाले चैप्टरवा में पत्रकार महोदय ने कहा था। ओके, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं? अभी मैंने ऊपर क्या बोला था? रीति युगीन मतलब काल में इन्होंने रीति मुक्त कविता लिखे थे, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? रीति मुक्त काव्य धारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवि रसखान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं बाबू सुजान रसखान। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? राम नाम के कीर्तन के बिना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये रहा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। एक बार खूब बढ़िया से मिला लीजिए आप लोग, और बाबू याद भी कर लीजिए। अभी सब टेलर चल रहा है। क्या चल रहा है? टेलर चल रहा है। फिल्म फाइनल में चलेगा और उसका रिजल्ट एकदम बॉक्स ऑफिस पे एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम करोड़ कमाएंगे। ठीक है, नंबर के मामला में, रिजल्ट के मामले में। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि इसका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव भी क्लियर किया जाएगा। आइए एक एक सब्जेक्टिव को एकदम लाइन बाय लाइन हर एक चीज बाबू लोग क्या किया जाए? क्लियर किया जाए।
चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्लाइमैक्स कोचिंग सेंटर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑफलाइन क्लासेस चलता है और ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं बोर्ड बाबा से। ओके, अपनी बीबी से, बीबी बोले तो बोर्ड बाबा। चलिए एक एक क्वेश्चन सब के सब क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू के निबंध। हम सब जानते हैं निबंध अगर लगेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ाएं तो यहाँ पर भाग जाएगा बच्चे लोग। हाँ, इसलिए पहले चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पूरा का पूरा और भी था, व्याख्या करने वाला था, पत्र लेखन था और संवाद था, सबका सब देख लेते हैं। उसके बाद से लास्ट में आता है और एक एक देख रहे हैं ना, सब का सब निबंध लिखवा दिया गया है। खूब बेहतर निबंध। अगर वाकई में आप ऐसा लिख कर चलेंगे ना बाबू एग्जाम में तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। समझ में है ना, एकदम आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन आंसर, उसके बाद से लास्ट में एक एक लाइन पूरा का पूरा निबंध हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और संवाद एकदम हेवी लिखा गया है, आपको मजा आ जाएगा संवाद पढ़ के, आप देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देना है। बाबू आप लोग एग्जाम में 5 का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे सब के सब जितना एग्जाम में प्रश्न आया था ना, सबका उत्तर दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो उत्तर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझने का काम आप पाठ में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों को विडंबना की बात कहकर संबोधित किया है। यानी कि जो जातिवाद को मानने वाले होते हैं ना, उन्हीं को उन्होंने विडंबना का मतलब विडंबना का बात कहकर संबोधित किया है। ओके, एक और लिखा गया है, जातिवाद विडंबना के स्वरूप की चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि, यहाँ का काट दीजिएगा। ओके, लेखक कहते हैं कि जातिवाद के जो लोग पोषक हैं वे इसका समर्थन कई आधार पर करते हैं। यानी कि जातिवाद को जो मानने वाले होते हैं अलग अलग तरीके से इसका समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, कवि घनानंद कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? कवि घनानंद जी अपने आंसुओं को अपनी प्रियतमा के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी प्रियतमा को उनकी स्थिति का पता चलेगा। इसके बाद उनकी प्रियतमा अपने प्रियतम अर्थात कवि के दुख को कम कर सकेंगी, वे कवि से मिलेंगे। ये घनानंद जी वाला चित्र का है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि रस से कवि गुरु नानक का क्या अभिप्राय है? पठित कविता के अनुसार लिखें। हरि रस से कवि गुरु नानक जी का अभिप्राय ईश्वर भक्ति से है। जो ईश्वर के नाम का कीर्तन करता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वाह, वही ईश्वर को पाता है। अगला देखिएगा, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक मैक्स मुलर चल देखते हैं। लेखक मैक्स मुलर जी की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुषमा विराजमान है। शहरों में तो प्रकृति का विनाश हो गया। वहाँ तो चारों तरफ कृत्रिमता का साम्राज्य यानी बनावटी चीज़ें हैं। गाँवों में ही कृष्ण की छवि के साथ साथ सुबह की गुनगुनाहट और शाम की लोरी व्याप्त है। वाह, ये सारी चीज़ें गाँव में ही मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई? मंगम्मा की बहू नंजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में तकरार बढ़ने लगी। मंगम्मा ने तब अपने बेटे से शिकायत की। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया, यानी अपने मेहरबा कार से लागल बॉय है। अब देखिएगा, अंत में इस रोज के खटपट से बचने के लिए मंगम्मा अपनी बहू से क्या हो गई? अलग हो गई। अगला क्वेश्चन है, कबीर रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं? कबीर रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कबीर रसखान जी ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा है क्योंकि जो उनको देखता है उनका मन कृष्ण में अटक जाता है, उनका अपने मन पर कोई भी बस नहीं रह जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि कृष्ण की सूरत ऐसी मोहिनी है कि उसे कोई भी देखने के बाद होश में नहीं रहता है, उसकी सुध बुध खो जाती है, उसका मन सिर्फ कृष्ण की छवि की प्यासी हो जाती है। वाह, कृष्ण में लीन हो जाते हैं। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, 20 के दांत शीर्षक कहानी में मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन अक्सर अपने पिता से पिटता था, किंतु जब पिता ने उसे अपने हाथों में प्यार से उठा लिया तो पिता के स्वभाव परिवर्तन पर वो हक्का बक्का रह गया। हाय, रोज मार तो लवाज गोदी उठैले बड़ा। आगे देखिएगा, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रंगप्पा कौन था? दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बुरा व्यक्ति था जिसकी कई गलत आदतें थी, जैसे जुआ खेलना आदि। एक जुआरी था, खोचर था। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहा है? कवि घनानंद जी ने प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहा है क्योंकि इस राह पर जो सच्चे दिल से चलता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। वाह,
इस राह पे जो सच्चे दिल से चलते हैं ना बाबू, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला देखिएगा बाबू, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये व्याकरण का क्वेश्चन है आपका। प्रविशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे, एकदम आसान लिखा गया है, शॉर्ट लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण की विशेषता बतलाता है ना, विशेषण खुद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यह सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि करता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि मैं सुंदर हूँ, मेरे विद्यार्थी तेज हैं, समझिएगा ध्यान से, तो मेरे विद्यार्थी तेज हैं, बस ये नॉर्मल वाक्य हो गया, चलो भाई विद्यार्थी का गुण है कि वो तेज है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे विद्यार्थी बहुत 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 तेज हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विद्यार्थी तो तेज हैं, लेकिन कैसे तेज हैं? बहुत तेज हैं। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग आदि उदाहरण दिया गया, समझिएगा। दूध मीठा है, मीठा क्या है सर? संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, तो विशेषण हो गया। दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा मीठा है, तो थोड़ा विशेषण की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ओके, चलिए खत्म होता है। अब अगला देखिए सर, अगला पत्र लेखन है। ध्यान से देखिएगा, जैसे पत्र का फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसे ही आप प्रत्येक एग्जाम में लिख कर आएंगे। ओके, चलिए पत्र लेखन देखते हैं ध्यान से। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर वो लिखा गया है परीक्षा भवन। अब ये परीक्षा भवन क्यों लिखा गया है? ताकि बाबू आप कोई भी पेपर लिखेंगे ना, तो परीक्षा भवन में बैठिए के लिखेंगे, इसलिए आपको भी एग्जाम में परीक्षा भवन ही लिखना है। यहाँ पर डैश 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 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस, अपने गाँव का नाम लिख देंगे, या परीक्षा भवन है ना, तो परीक्षा भवन ही लिखेंगे। हाँ, जो भेजता है ना उसका एड्रेस यहाँ पर होता है। परीक्षा भवन जो आपका सेंटर होगा ना, वही सेंटर का नाम लिख दीजिएगा एकदम टाइट 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 टाइट। और दिनांक लिख दीजिएगा, जैसे आज 22 तारीख है 7वां महीना 2024, तो हमें लिख दिया है 22 तारीख 7वां महीना 2024। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पत्र लिखना है ध्यान दीजिएगा। प्रिय छोटी बहन, ढेर सारा प्यार। देखिए बाबू, यहाँ पर सब प्रेम नमस्कार बहुत लोग बोलते हैं लिखने के, लेकिन मत लिखिएगा। छोटी बहन है ना, छोटी बहन से प्यार किया जाता है, छोटी बहन को आशीर्वाद दिया जाता है, उसलिए ढेर सारा प्यार। आगे देखिएगा। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर मेरा हृदय गर्व से भर गया। तुम्हारी कड़ी मेहनत, समर्पण और संकल्प ने तुम्हें इस सफलता तक पहुंचाया है। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ एक बार तय हो जाता है ना, वही पैराग्राफ बाबू बार बार चेंज किया जाता है। ध्यान से देखते चलिए कैसे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है, तुम्हारी यह सफलता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भविष्य में भी ऐसे ही ऊंचाइयों को छूती रहोगी। तुम्हारी मेहनत और लगन के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाए। पैराग्राफ चेंज किया गया है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा स्नेही भाई, तुम्हारा प्यारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, और अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखना कभी भी नहीं भूलना है बाबू। बिना डाक टिकट का कोई भी पत्र ना पोस्ट नहीं होता है। आप जाइएगा पोस्ट ऑफिस में, आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि जाके वो टिकट चिपका के लेके आओ, नहीं तो दीजिएगा ना, वो टिकट चिपका देता है, स्कैन मारेगा तब देगा कि लीजिए। समझ में आया? तो इसीलिए देखिए, डाक टिकट आपको सेम ऐसे ही एक बॉक्स बना लेना है बढ़िया सा, डाक टिकट लिखना है और लिखना है सेवा में, और सेवा में लगा कर यहाँ पर कमल लगा देना है। अब सेवा में के बाद ये बॉक्स किसके लिए होता है सर? तो आप जिसके पास पत्र भेज रहे हैं ना, जैसे ये पत्र कहाँ पर भेज रहे हैं, तो छोटी बहन के पास भेज रहे हैं, तो छोटी बहन का कोई ना कोई नाम होगा ना। छोटी बहन का नाम जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ए हो गया। चलिए, तो ए हिंदी है तो हिंदी में लिखिएगा कुमारी। ओके, एड्रेस कोई ना कोई एड्रेस हो गया ना, तो भाई चलिए सिवान बिहार, जो भी वो लिख दीजिएगा। और अंत में बाबू पिन कोड लिखना मत भूलिएगा। पिन कोड बहुत, बिना पिन कोड के कोनो पत्र जाबे ना कर। पिन कोड आप मेरे बच्चे लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। तनी और ही खींच लिया लो, एगो डॉट डॉट छूट गया है, आप लगा लीजिएगा। पिन कोड लिख लीजिएगा 84 22 27, जो भी है हम लोग का है। आगे देखिए, तो पत्र एक बार और तो फॉर्मेट खूब ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कैसे फॉर्मेट बनाना है। बाकी जो पत्र लेखन का फॉर्मेट 10-10 को 20-20 को आपको फाइनल एग्जाम प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब देखिए संवाद। हाँ, संवाद अथवा वाला क्वेश्चन है। प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए दो मित्रों के बीच संवाद लिखें। तो कैसे हेडिंग होता है कि दो मित्रों के बीच संवाद। विषय
विषय मतलब किस विषय पर लिख रहे हैं, तो प्रदूषण की समस्या है। ओके, तो अब देखिए सर 2 मित्र हैं, तो 2 मित्र रहना जरूरी है ना। तो देखिए 2 मित्र हैं, एगो मित्र नंबर 1 है खेसारी और मित्र नंबर 2 है पवन। खेसारी लेना पवन से, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इन दोनों मित्रों में मतलब वार्तालाप हो रहा है, ठीक है। मतलब वार्तालाप, ये बात कर रहे हैं कैसे लोग प्रदूषण की समस्या को गायब करेंगे। हाँ, पवन खेसारी, ठीक है। आगे देखिएगा, तो मित्र नंबर 1 खेसारी, खेसारी जी कहते हैं नमस्ते पवन कैसे हो। तो मित्र 2 पवन कहते हैं नमस्ते खेसारी मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। आगे देखिएगा, खेसारी कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आजकल एक बात बहुत परेशान कर रही है। आजकल एक बात बड़ी परेशान करता, ध्यान दीजिएगा। पवन क्या बात है बताओ। अरे क्या बात है बताओ भाई। देखिए पवन सिंह खेसारी से कह रहे हैं क्या बात है बताओ। खेसारी कह रहे हैं आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है, हवा और पानी दोनों दूषित हो गए हैं। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है, हवा और पानी दोनों दूषित हो गए हैं। आगे देखिएगा, तो पवन कहते हैं हाँ खेसारी, हाँ धुआं और धूल हर जगह है, लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। अब अगला देखिएगा, फिर खेसारी कहते हैं हमें कुछ करना चाहिए। ये दोनों आदमी पक्का चाहे तो कुछ कर सकते हैं भाई। आगे देखिएगा, हमें कुछ करना चाहिए। सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना होगा और कचरे का सही तरीके से निपटान करना होगा, यानी कचरे को एकदम सही तरह से उसका निपटारा करना होगा। फिर पवन कहते हैं सही कहा, पेड़ पौधे लगाकर हवा को साफ कर सकते हैं, इससे हमें ताजगी भी मिलेगी। हाँ, पेड़ पौधे लगाकर हवा को साफ कर सकते हैं, इससे हमको ताजगी भी मिलेगी। आगे देखिएगा, फिर खेसारी भाई कहते हैं क्या कहते हैं, और लोगों को जागरूक भी करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पुनः चक्रण को बढ़ावा देना और ऊर्जा की बचत भी जरूरी है। आगे देखिएगा, फिर पवन सिंह कहते हैं, माने पवन जी कहते हैं हाँ खेसारी, हाँ अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकेगा। फिर खेसारी जी कहते हैं बिल्कुल, चलो आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं और अपने पर्यावरण को बचाते हैं। फिर पवन सिंह कहते हैं कि चलो मिलकर काम करते हैं, चलो मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा उड़ाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री जब भी है, हम लोग का भोजपुरी भाषा है सर, भोजपुरी भाषा का हम सम्मान करते हैं। जय भोजपुरी। आगे देखिएगा, हाँ पवन खेसारी, बाबू आपको जो नाम लिखना है लिख लीजिएगा। ओके भाई, पवन खेसारी, हाँ हमारा कोचिंग में 2 लड़के पढ़ो 100 का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 100 प्रसंग व्याख्या करें। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। बाबू ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में दिया बाबू, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिए बरसौ, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर जब ये लिखा है तो आप यहाँ पे क्यों लिख दिए हैं। बाबू आपको जो किताब में दिया है ना, लास्ट वाला बरसौ नहीं दिया है, लास्ट वाला परसौ दिया है, जाकर किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो भी है व्याख्या करते हैं। ओके, प्रस्तुत पंक्ति प्रेम की पीर के कवि घनानंद जी द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता से ली गई है। इस पंक्ति के द्वारा कवि घनानंद जी ने बादल से विनती की है कि वे जीवन देने वाले हैं, यानी कि बादल आप तो जीवन देने वाले हैं, वे कवि के दुख को भी समझें, उनके पीड़ित हृदय का भी स्पर्श करें और उनकी प्रेमिका सुजान के घर जाकर उनके आंगन में कवि की आंसू की बरसात करें। इस तरह कवि बादल के द्वारा अपनी व्यथा को अपनी प्रेमिका के पास पहुंचाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा व्याख्या हो गया। चलिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि पूरा का पूरा निबंध एकदम बेहतरीन निबंध लाइन बाय लाइन क्लियर किया जाएगा। आइए पूरा का पूरा निबंध एकदम लाइन बाय लाइन बस पढ़ते चलते हैं, आप देखते चलिए, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। एक्चुअली निबंध तो याद करने वाला चीज़ नहीं होता है, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप भी एग्जाम में जाकर पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। आइए तो चलिए देखते हैं एक एक निबंध, पूरा का पूरा निबंध। जैसा कि देख रहे हैं, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। 4 आपके एग्जाम में आया हुआ है, भारतीय किसान, आदर्श विद्यार्थी, बेरोजगारी समस्या एवं समाधान, वसंत ऋतु, आया है ना। चलिए पढ़ते हैं भारतीय किसान के बारे में, ध्यान दीजिएगा। लिखा है बाबू, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। भारतीय किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिनका योगदान न केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में है बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी है।
बाबू निबंध इतना शॉर्ट एंड स्वीट, यानी 150 शब्द बोला ना, 150 से 200, एकदम वैसे ही लिखा गया, एकदम बेहतर और एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, ताकि मेरे बच्चे आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी समस्या ना हो, खाली पढ़ें और आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा उड़ा कर चले। ओके, आगे देखिएगा। अगला एक किसान का जीवन, यानी पर टॉपिक वाइज लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय किसान का जीवन साधारण और परिश्रमी होता है। वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठता है और खेतों की ओर प्रस्थान करता है। मौसम की हर स्थिति में, चाहे वह कड़कती धूप हो, ठंडी सर्दी या बारिश हो, किसान अपने खेतों में मेहनत करता है। खेतों में हल चलाना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना और फसल कटाई करना उनके दिनचर्या का हिस्सा है। किसान का जीवन है ये। अब आगे देखिएगा। अगला वो समस्या है, आखिर क्या समस्याएं आती हैं? भारतीय किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की कमी, उर्वरकों और बीजों की उच्च लागत और उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कर्ज का बोझ और प्राकृतिक आपदाएं भी उनकी समस्याओं को बढ़ाती है। अगला है सरकार की पहल। सरकार क्या क्या योगदान देती है किसानों को, ध्यान दीजिएगा। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाँ 6,000 रुपये भेटाता है ना साल में, 2,000 रुपया करके आता होगा। आगे देखिएगा। फसल बीमा योजना और कृषि ऋण माफ़ी जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा नई तकनीकों और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये सरकार के द्वारा किया जाता है। अब अगला देखिएगा। अगला है महत्व और योगदान। महत्व और योगदान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, किसान देश के अनाज, फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। उनके परिश्रम और समर्पण के कारण ही हमारे देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निर्यात भी, यानी जो कृषि क्षेत्र में निर्यात भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। ओके, अगला निष्कर्ष। निबंध का अंत में निष्कर्ष होता है। आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है इस पूरे निबंध का, ध्यान दीजिएगा। भारतीय किसान हमारे समाज के अनमोल स्तंभ हैं। उनका परिश्रम और धैर्य हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। हमें उनके योगदान में समझना चाहिए और हमें उनके योगदान को समझना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि वे अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त कर सकें और हमारे देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते रहे। ये था पूरा का पूरा निबंध भारतीय किसान वाला। अब आगे आदर्श विद्यार्थी है, तो बाबू एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक को ऊपर लेकर चलता हूँ। आप खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो पॉज करके देखते जाइए। उसके बाद से इतना आसान लिखा गया है ना, आपको सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला आदर्श विद्यार्थी है, देख रहे हैं, एक एक लाइन खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए लो, आपको सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और अगला एग्जाम अगर गलती से भी आ गए ना, तो बाबू हमारा पूरा गर्दा उड़ा कर रहिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला है बेरोजगारी समस्या एवं समाधान। देखते चलिए। अगला सबसे लास्ट था बसंत ऋतु। ओके, देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे अंतिम निष्कर्ष। ओके, बाकी क्वेश्चन सब तो सब आप लोगों को क्लियर है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए और जुड़े रहिए अपने बोर्ड बाबा के साथ, अपनी बीवी के साथ। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप हर एग्जाम में इसी तरह से गर्दा उड़ा कर आएंगे, हमें पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।